चारों तरफ हैं शोले, हमसाए जल रहे हैं। मैं घर में बैठा बैठा बस हाथ मल रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। भारत में अक्सर इस बात का दावा किया जाता है कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, लेकिन ये लोकतंत्र इस वक्त केवल कागजी आंकड़ों में ही नजर आने लगा है। लोकतंत्र में लोगों की उपस्थिति तो दिखनी चाहिए, लेकिन भारत के लोकतंत्र में न लोक दिखाई दे रहा है, न ही तंत्र की धड़कनें सुनाई दे रही हैं। एक मुर्दा कौम की तरह हम सब अपने अपने हिस्से के दिन काटते जा रहे हैं। हमारी सारी चेतना, सारी हरकतें सोशल मीडिया पर तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो भी दूसरों की मर्जी से चल रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको भले ये लगता हो कि आप मनमानी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन असल में इसका कंट्रोल कहीं और से होता है। सोशल मीडिया पर चंद शब्दों में अपनी बातें कह सुनकर हम फिर अपने अपने काम धंधे में लग जाते हैं। वो भी जिनके पास रोजगार है वही काम कर रहे हैं, बाकी तो अच्छे दिनों का इंतजार ही कर रहे हैं अब तक। आज किस उद्योगपति ने कौन सा नया सौदा किया, इसमें उसे कितने करोड़ का मुनाफा हुआ, आज शेयर बाजार उछलकर कहां तक चला गया, हम ऐसी खबरें रोज सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन ये सवाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे दिन देश में क्यों नहीं आ रहे हैं जिससे आम जनता को मुनाफा हो। जनता के लिए रोजगार पाना ही नहीं, बल्कि पढ़ना लिखना, आना जाना, बेखौफ बाहर निकल पाना, ये सब भी मुश्किल क्यों होता जा रहा है। यहां जनता से मेरा मतलब दोस्तों इस देश के सारे नागरिकों से है, यानी हर धर्म, हर जाति, हर लिंग, हर ओहदे के इंसान से है। केवल बहुसंख्यकों या सवर्ण या संपन्न तबके से नहीं है। यह सच है कि इस वक्त देश में कुछ लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता के हिसाब से सरकार चल रही है, उनकी मानसिकता के हिसाब से मीडिया है, उनकी मानसिकता के हिसाब से सरकारी संस्थाएं सब कुछ काम कर रही हैं। लेकिन क्या इस व्यवस्था में लोकतंत्र काम कर पा रहा है? तो आइए आज आईने की नजर से लोकतंत्र की मौजूदा हालात की पड़ताल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत में लोकतंत्र का मतलब अब क्या धर्मतंत्र हो गया है। क्या कुछ लोगों की खुशी के लिए इस देश की धरोहर और विरासत को दांव पर लगाना ठीक है? इस बात को समझने के लिए चलिए सबसे पहले देखते हैं अमेरिका से आई कुछ तस्वीरें। पीएम नरेंद्र मोदी एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर थे। यहां उनकी मुलाकात पहली भारतवंशी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों करीब 15 मिनट तक मीडिया के सामने मौजूद थे, जिसमें दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी। कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए लोकतंत्र पर कुछ ऐसी बातें कहीं जो साफ तौर पर भारत के मौजूदा हालात पर नसीहत लगती है। कमला हैरिस ने कहा, जैसे जैसे दुनिया में लोकतंत्र खतरे में आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि हम अपने देश और दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों की रक्षा कर सकें और हम लोकतंत्र को मजबूत करने में जो काम कर रहे हैं उसे बरकरार रख सकें। ये हमारे देशों के लिए अनिवार्य है कि अपने नागरिकों के हितों के लिए लोकतंत्र की रक्षा करें। मैं अपने निजी अनुभव और परिवार के जरिए मानती हूं कि भारत के लोग लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं और वे लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों को कैसे मजबूत कर सकते हैं। मोदी जी की मौजूदगी में लोकतंत्र को मजबूत करने और लोकतांत्रिक मूल्यों संस्थाओं की रक्षा करने की बात काफी सोच समझकर बोली गई लगती है, क्योंकि कमला हैरिस इससे पहले भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के बारे में खुलकर अपनी राय रख चुकी हैं। जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 वापस लेते हुए वहां के कई नेताओं को नजरबंद किया था, कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे, तब भी कमला हैरिस ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। तो मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों में आ रही गिरावट, लोकतांत्रिक संस्थाओं का पतन और धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे भी चर्चा में रहे। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मोदी जी को संकेत दिया है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करें। जो बाइडेन ने महात्मा गांधी को याद करते हुए अहिंसा, सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव की चर्चा की। मोदी जी से मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझा जाता है कि गांधी जी के सिद्धांतों का हवाला देकर उन्होंने पीएम मोदी को संकेत दिया है कि वो भारत में सहिष्णुता की कमी से चिंतित हैं और मोदी सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब मोदी जी को लोकतंत्र पर नसीहत मिली हो। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत में घट रही घटनाओं पर चिंता जताई जा चुकी है। कई सर्वे में भारत में लोकतंत्र की गिरावट को बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लोकतंत्र के लिहाज से भारत में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन इस स्थिति को सुधारा तभी जा सकता है जब ये माने कि कहीं कोई कमी है।
मोदी सरकार तो ये मानती ही नहीं है कि उसके शासनकाल में देश में कहीं कुछ गलत हुआ है, बल्कि इस साल फरवरी में राज्यसभा में मोदी जी ने लोकतंत्र पर मिल रहे उपदेशों को नकारते हुए कहा था कि हमारा लोकतंत्र किसी भी मायने में वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक ह्यूमन इंस्टीट्यूशन है। भारत का इतिहास लोकतांत्रिक संस्थानों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। प्राचीन भारत में 81 गणतंत्रों का विवरण यानी कि वर्णन मिलता है। भारत के राष्ट्रवाद पर चौतरफा हो रहे हमले से आगाह करना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत का राष्ट्रवाद न तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है, न आक्रामक है, यह सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों से प्रेरित है। पता नहीं मोदी जी कौन से राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते हैं और उन्हें किससे हमले का डर लगता है और डर है। और जिस राष्ट्रवाद की वकालत मोदी जी ने की है, उसका एक भयानक उदाहरण पिछले दिनों असम में देखने को मिला। आइए देखते हैं। असम में बीजेपी ने सत्ता में आने के लिए बांग्लादेश से आए लोगों को बेदखल करने का वादा चुनाव में किया था। विधानसभा चुनावों में असम बीजेपी ने कहा था कि बांग्लादेश से आए घुसपैठिए मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों और मठों और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। बीजेपी सरकार वो जमीन छुड़ाएगी और भूमिहीन हिंदुओं में बांट देगी। हिमंता विश्व शर्मा सरकार ने सीपाझार इलाके में गारू खूंटी परियोजना का ऐलान कर रखा है। इसके तहत जमीन छुड़ाकर मूल निवासियों में बांटी जाएगी और उन्हें उस पर खेती और वृक्षारोपण करने को कहा जाएगा। इस साल जून में असम सरकार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर होजाई जिले के लंका शहर में 70 और शोणितपुर जिले के जामुई हाट शहर में 25 परिवारों को बाहर निकाल दिया। और पिछले दिनों दरांग जिले के सीपाझार इलाके में बेदखली का ये अभियान चलाया गया। इसके लिए पुलिस बिना किसी सूचना के जेसीबी के साथ पहुंची थी और दशकों से रह रहे परिवारों के घर तोड़ने लगी। स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस ने उसका हिंसक तरीके से दमन किया। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जो तरीका अपनाया उस पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिस पर न केवल पुलिस बल्कि सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक प्रदर्शनकारी हाथ में एक डंडा लिए आगे बढ़ता है। लगभग 20 पुलिस वाले उसे दौड़ाते हैं, चारों ओर से घेर कर लाठियों की बौछार कर देते हैं। वो जमीन पर गिरता है और उसके बाद उसे लाठियों से बुरी तरह मारा जाता है। उसकी छाती पर गोली भी लगी दिखती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से तैनात एक फोटोग्राफर तेजी से दौड़ता हुआ आता है और ऊपर उछलकर जमीन पर पड़े हुए प्रदर्शनकारी के ऊपर गिरता है और फिर लातों से तब तक मारता है जब तक उसे ऐसा करने से रोक नहीं लिया जाता है। इस हैवानियत भरे वीडियो को देखने से रूह कांप जाती है कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। आखिर कितनी नफरत सबके दिलों में भरी जा चुकी है कि एक असहाय आदमी को इस तरह तड़पाया जाता है और उसके बाद उसकी लाश के साथ भी हिंसा की जाती है। तो हम सब इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबानियों के अत्याचार की खबरों से परेशान हैं, लेकिन अपने ही देश में हुए इस अत्याचार से हमें परेशानी क्यों नहीं होती है, ये सबसे ज़्यादा चिंता का सवाल है। वैसे असम के इस वीडियो पर सोशल मीडिया में काफ़ी आलोचना हुई। इस बीच असम के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी भास्कर ज्योति महंता का भी ट्वीट सामने आया है कि उस कैमरामैन विजय बोनिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन क्या उसे गिरफ्तार करने से सीपाझार के उस नागरिक को भी इंसाफ मिलेगा? वैसे विजय बोनिया के सोशल मीडिया अकाउंट में कई तस्वीरों में वो पुलिस वालों के साथ और जिला प्रशासन की गाड़ी के साथ दिखता है, जिससे पता चलता है कि पुलिस के भीतर उसकी पैठ कितनी गहरी है। पुलिस इस घटना को कवर करने के लिए क्या उसे अपने साथ ले गई थी? इस सवाल का जवाब पुलिस को देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि अगर भीड़ उग्र हो गई थी और एक आदमी ने हाथ में डंडा ले लिया था, तब भी पुलिस को उसे काबू में करने के लिए क्या छाती पर गोली चलाने की जरूरत थी? आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इसीलिए कि वो अल्पसंख्यक था? दरांग जिले के एसपी सुशांत विश्वा शर्मा मुख्यमंत्री हिमंता विश्वा शर्मा के सगे भाई हैं। क्या ऐसे में इस घटना की कभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी? ऐसा लगता है कि बीजेपी यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को निशाने पर लेकर पूरे राज्य के हिंदुओं को बतलाना चाहती है कि वो हिंदू हितों के हमदर्द है। दरअसल उत्तर भारत में अयोध्या को जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया था, और अब ठीक उसी तरह असम में भी ये खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के शासन में क्या धार्मिक पहचान और बहुसंख्यकवाद ही लोकतंत्र की पहचान बन जाएगा? क्या इस लोकतंत्र में हिंदुस्तान की आम आवाम के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों बीजेपी सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जनता को भारत बंद जैसे फैसले लेने पड़ रहे हैं?
3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन करते किसानों को 10 महीने हो चुके हैं। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की सीमाओं पर जिन किसानों को रोका गया था, वो 26 सितंबर 2021 तक अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने के लिए वहीं बैठे हुए हैं। एक कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ ऐसा सलूक इससे पहले कभी नहीं हुआ। आखिर 3 कृषि कानूनों से सरकार पीछे हट जाएगी तो देश को कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अभी तो खेती छोड़कर किसानों को आंदोलन पर मजबूर करने से आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार को इस नुकसान की परवाह शायद नहीं है। उसे केवल उन उद्योगपतियों की परवाह है जिन्हें इन 3 कृषि कानूनों का लाभ मिलने वाला है। इसीलिए दिल्ली की सीमा तक जाकर पीएम किसानों से बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनके भाषण में सबका साथ सबका विकास का राग हर बार आलापा जाता है। भारत हो या अमेरिका, विकास और विश्वास की बड़ी बड़ी बातें मोदी जी करते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें आजमाते नहीं दिखते। सरकार की इस बेरुखी के बाद अब किसानों ने अपने हक के लिए 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है और कई गैर बीजेपी दल इस आह्वान में किसानों का साथ दे रहे हैं। बीजेपी तो इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव और मोदी जी का प्रकाट्य उत्सव यानी उनके जन्मदिन का जश्न मनाने में लगी हुई है। कहीं वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बन रहे हैं तो कहीं करोड़ों पोस्ट कार्ड छापकर थैंक यू मोदी जी कहा जा रहा है। आखिर ये किस बात का शुक्रिया सरकार को अदा किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो अगर देश के करोड़ों लोगों को लगता है कि मोदी जी ने वाकई ऐसे काम किए हैं जिनसे देश का भला हुआ है, आम आदमी का भला हुआ है, तो ये करोड़ों लोग चुनावों में वोट देकर फिर से सत्ता उनके हाथों में सौंप देंगे। लोकतंत्र में तो जनता के शुक्रिया करने का यही अंदाज होना चाहिए, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को शुक्रिया बोलने के लिए 5 करोड़ पोस्टकार्ड छापे गए हैं, 14 करोड़ राशन के थैले बनवाए गए हैं और जनता से ये उम्मीद की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने, खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ने, 1 महीने में 16 लाख लोगों की नौकरी जाने और सरकारी कंपनियों के बेचे जाने जैसे फैसलों के बावजूद मोदी जी का शुक्रिया अदा किया जाए। इन सब के साथ मोदी जी को अपने वजन के बराबर सिक्के भी तुलवा लेने चाहिए ताकि किसी सम्राट की तरह जनता के बीच खैरात की तरह फेंक दें। भारत में लोकतंत्र अब भी इसी मुकाम पर आ पहुंचा है। गनीमत है कि किसानों की तरह कुछ जुझारू लोग हैं जो अब भी लोक और तंत्र दोनों के जिंदा होने का एहसास करा रहे हैं। खैर, शायर फजा इब्ने फैजी ने ठीक ही फरमाया है कि जला है शहर तो क्या कुछ न कुछ तो है महफूज, जला है शहर तो क्या कुछ ना कुछ तो है महफूज, कहीं गुबार कहीं रोशनी सलामत है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।